आज 31 दिसंबर की रात है। गैंगस्टर और माफियाओं के होटल द कॉन्टिनेंटल में जश्न का माहौल बना हुआ है। लोग 12 बजने और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के इंतजार में झूमे जा रहे हैं। ये है फ्रैंकी। उसके बारे में एक कहावत बड़ी प्रचलित है, अगर वो कुछ भी उठा ले तो वो सामान उसके हाथ में खतरनाक हथियार बन जाता है। एक बार उसने सिर्फ एक पेंसिल से 7 लोगों को ढेर कर दिया था। अभी वो जिस शख्स से मिलने पहुंचा है वो इस आलीशान होटल द कॉन्टिनेंटल के मालिक है, जिनका नाम है कॉर्मैक। फ्रैंकी उन्हीं के साए में पला बढ़ा और उनका सबसे होनहार आदमी है, मगर आज उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। यहाँ से निकल वो होटल के पीछे वाली सबवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। जैसे ही प्लेटफॉर्म खाली हुआ, वो और उसका एक दोस्त सीढ़ी लगाकर ऊपर सीलिंग से एक हुक निकाले। दरअसल इस रेलवे ट्रैक के ठीक 2-3 माला ऊपर कॉन्टिनेंटल होटल का तिजोरी है, जिसे तोड़ने के लिए फ्रैंकी पहले से ही बेसमेंट में जाकर जुगाड़ बना चुका था, पर गार्ड उसकी मंशा भांप नहीं पाया। वो तिजोरी के लॉकर को सिक्कड़ में बांधकर उसका दूसरा छोर, जिसमें हुक लगा हुआ है, रेलवे ट्रैक पे लटका दिए। 12 बजते ही ट्रेन आई, जिसमें हुक फंस गया और वो तिजोरी को तोड़ते हुए निकल गई। ये कांड उनके प्लान के हिसाब से ठीक 12 बजे हुआ, जिससे न्यू ईयर के शोर शराबे के बीच तिजोरी टूटने की आवाज दब कर रह गई। तिजोरी के अंदर बहुत सारा सोना, रुपया, पैसा पड़ा था, पर वो यहाँ सिर्फ कॉइन प्रेस लेने आए थे। कॉइन प्रेस हाथ लगते ही उसके दोस्त ग्रोन्स ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। दोनों के झड़प के बीच गोली चल गई, जिसे सुन लॉरेंस सिक्योरिटी लेकर आ धमका। अगले ही पल पूरे कॉन्टिनेंटल में रेड लाइट जारी कर दी गई। तभी फ्रैंकी सिलेंडर को शूट कर नीचे वाले फ्लोर पे जंप कर गया, पर गोलियों के बौछार के आगे सबवे स्टेशन की तरफ से निकल नहीं पाया। कॉन्टिनेंटल के खूंखार सिक्योरिटी फोर्सेस उसके पीछे पड़ गए। हालांकि वो सब उसके निशाने के आगे फेल थे। फ्रैंकी केवल हेड पे हेड मारता जा रहा था। देखते ही देखते वो सबकी बैंड बजाकर होटल की खिड़की से छलांग लगा दिया। नीचे भी एक सिक्योरिटी गार्ड था जो उस पर गन की पूरी मैगजीन खाली कर दिया। इससे पहले कि वो गन रिलोड करता, फ्रैंकी की गर्लफ्रेंड उसे गाड़ी से कुचलकर फ्रैंकी को बचा ले गई। वैसे ये सारा कांड न्यूयॉर्क में चल रहा है। दूसरी तरफ हम फ्रैंकी के छोटे भाई विंस्टन स्कॉट को देखते हैं, जो लंदन में एक बहुत ही चालू पुर्जा बिजनेसमैन बन चुका है। रात को कुछ गुंडे चुपके से उसके होटल रूम के अंदर घुस आए। विंस्टन ने उनसे बचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वो उसे बेहोश कर लॉन्ड्री वाली ट्राली में भरकर होटल से बाहर निकाल लाए और रातों रात उसे समंदर के रास्ते न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। उधर कॉर्मैक अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड की अच्छे से खातिरदारी कर रहा था, क्योंकि फ्रैंकी उनके पहुंच से निकल चुका था और वे बिना कॉइन प्रेस लिए लौटे थे। असल में कॉइन प्रेस एक पुराने परंपरा का अभिन्न अंश है। उसी पर इस होटल की नींव टिकी है। अगर वो परंपरा टूटा तो उनके सुपीरियर नाराज हो जाएंगे। मतलब ये सब लोग हाई टेबल नामी ऑर्गेनाइजेशन के कठपुतली हैं, जिनको पता नहीं है बताते चले कि हाई टेबल ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया के 12 रॉयल फैमिलीज मिलकर चलाते हैं। अंडरवर्ल्ड में उनके कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर हाई टेबल का साया इनके सर से उठा तो 40 सालों से जिन माफियाओं के नाक में उसने दम कर रखा है, वो तो बाहर निकलते ही उसको कच्चा चबा जाएंगे। इसलिए हाई टेबल का हाथ उनके सर पर होना बहुत जरूरी है। वो गुस्से में लाल होकर उस सिक्योरिटी ऑफिसर को गोली मारने का मन बना ही रहे थे। तभी उसके असिस्टेंट चैरन ने याद दिलाया कि रूल के हिसाब से कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर रक्त का एक बूंद भी नहीं बहा सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सजा है एक्सकम्युनिकाडो। वैसे रेड लाइट जारी होने पर यह नियम लागू नहीं होता। रूल्स वगैरह का ध्यान रखते हुए कॉर्मैक उसे बिल्डिंग से बाहर फेंकवा दिया। उधर कॉर्मैक के आदमी विंस्टन को लेकर आ चुके थे। विंस्टन बचपन में हुए उस गलती के बाद पहली बार कॉर्मैक से मिल रहा था। कॉर्मैक ने बताया कि उसके भाई फ्रैंकी ने उसकी एक कीमती चीज चुरा ली है, जो कि उनको हर हाल में वापस चाहिए। मगर विंस्टन को फ्रैंकी के बारे में कैसे पता होगा? उससे मिले तो उसे 20 साल हो गए हैं। ये मामला उन दोनों के बीच का है। उसे फ्रैंकी और कॉर्मैक के झमेले से कोई मतलब नहीं। कॉर्मैक उसकी बात मान उसे जाने तो दिया, मगर इसमें उसकी चाल थी। उसका एक आदमी विंस्टन के पीछे लग चुका था। दूसरी तरफ हम 2 प्राइवेट डिटेक्टिव केडी और मेह्यू को देखते हैं। वैसे मेह्यू था तो परिवार वाला, पर उसका केडी के साथ अफेयर था। इधर कॉर्मैक का एक गन स्मगलर रॉकी चाइना टाउन के एक गिरोह से गन स्मगलिंग के सिलसिले में मिला। असल में वो इनको पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, क्योंकि गन स्मगलिंग हो, किडनैपिंग करनी हो, चाहे जिस तरह का भी 2 नंबर का कारोबार हो, उसे चलाने के लिए कॉन्टिनेंटल होटल का मेंबर बनना पड़ता है, जो कि ये चाइना टाउन वाले नहीं थे। इससे पहले कि रॉकी उन्हें खत्म करता, तभी दोनों गिरोह में फायरिंग शुरू हो गई। पलक झपकते ही रॉकी को छोड़ सारे मारे गए।
रॉकी का भी अंगूठा कट चुका था। माइल्स ने उसका अंगूठा उसके हाथ में पकड़ाकर वार्न किया कि उन्हें गन स्मगलिंग के लिए कॉन्टिनेंटल का मेंबर बनने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही बेधड़क अपना कारोबार करते रहेंगे। रॉकी जैसे ही वहां से बाहर निकला, केडी उसके ताक में ही बैठी थी। दरअसल उसे इस गन स्मगलिंग गिरोह का सारा कच्चा चिट्ठा निकालना था। वो उसका पीछा करते हुए कॉन्टिनेंटल होटल के पास पहुंच गई। मेह्यू भी रेडियो लाइन पर ही था। उसे जैसे ही पता चला कि वो स्मगलर का पीछा करते हुए कॉन्टिनेंटल होटल के आसपास भटक रही है, तो वो तुरंत वहां पहुंच उसे ऐसा करने से रोक लिया। एक एकांत गली में ले जाकर बताया कि जहां वो जा रही थी वो माफियाओं और गुंडों का होटल है। अब तक तो वो उसे गायब कर चुके होते। कुछ भी हो, ये केस वो हाथ से जाने नहीं देने वाली। उसके जानकारी के मुताबिक फ्रैंकी नाम का कोई शख्स है जो गन्स स्मगलिंग का रैकेट चलाता है। वैसे कॉइन प्रेस चुराने से पहले फ्रैंकी ही कॉर्मैक के गन स्मगलिंग का बिजनेस संभालता था। उधर विंस्टन कॉर्मैक के चुंगल से छुटने के बाद अपने अंकल चार्ली से मिलने पहुंचा। यहीं पर उसका बचपन गुजरा था। नील और रॉनी उसे इतना बड़ा देख अचंभित थे। उस हादसे के 20 सालों बाद वो वापस यहाँ लौटा था। चार्ली उसके यहाँ आने की वजह पूछा। दरअसल विंस्टन एक बार फिर अपने भाई के चुतिये में फंस गया है, पर है तो वो उसका बड़ा भाई ही। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सन 1955 की बात है। तब विंस्टन का परिवार कॉर्मैक के कर्ज तले डूबे हुए थे। बाप बेवड़ा था तो वही माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह इनका पेट पालती थी। जब कर्ज चुकता नहीं कर सके तो कॉर्मैक ने इनका घर कब्जा कर लिया। इस कर्ज के तले दबकर इनके पिता भी चल बसे। घर के नाम पे इनके पास सिर्फ एक खटारा एम्बेस्टर था। दोनों भाई उसी के अंदर सोते थे। कर्ज चुकाने का इनके पास कोई रास्ता नहीं था तो दोनों भाई कॉर्मैक के लिए काम करने लगे। एक अपार्टमेंट में कुछ जरूरी कागजात थे जिन्हें इनको नष्ट करने को बोला गया। वैसे भी वो अपार्टमेंट खाली था तो मोली फेंकने में कोई दिक्कत नहीं थी। मोली फेंकने के बाद उस घर से चीखें निकलने लगी। वो परिवार उसी आग में जलकर मर गया। भागने की पुरजोर कोशिश किए मगर पकड़े गए। विंस्टन का रो रो कर बुरा हाल था। बड़े भाई फ्रैंकी ने समझाया कि मुंह बंद रखना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पूछताछ के दरमियान फ्रैंकी ने कबूल किया कि जो भी घटना हुआ उसमें उसके छोटे भाई का कोई हाथ नहीं, सब कुछ उसी ने किया है। अपने छोटे भाई का गुनाह अपने सिर लेकर फ्रैंकी जेल चला गया, जबकि विंस्टन लंदन शिफ्ट हो गया। तब से वो फ्रैंकी से नहीं मिला है। जहां तक चार्ली को पता था, फ्रैंकी के वियतनाम आर्मी के चेक चाइना टाउन के एक बर्टन कराटे नामी डोजो में जाते हैं। शायद वहां से उसका कोई सुराग मिल जाए। यहाँ से वो तुरंत अपने अंकल की मस्टैंग लेकर चाइना टाउन के उस डोजो की तरह रवाना हो चला। दूसरी तरफ चाइना टाउन के वो गन स्मगलर्स वापस अपने घर पहुंच चुके थे। फ्रैंकी जिस डोजो की तलाश में चाइना टाउन आ रहा है, उसकी ओनर माइल्स की बहन लू ही है, जो गन्स के डील में पूरे टाइम उसके साथ थी। इस डोजो में कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी नहीं है। माइल्स इसके भारी भरकर रेंट को चुकाने के बजाय इसे बंद कर देना चाहता है, लेकिन लू इसके खिलाफ थी। दरअसल उनके पिता की आखिरी ख्वाहिश थी कि ये डोजो हमेशा चलता रहे। यही कारण था कि वो खर्च वगैरह उठाने के लिए गन्स की स्मगलिंग करते थे। कुछ देर बाद विंस्टन भी यहाँ आ धमका। डोजो के अंदर उसकी मुलाकात लू से हुई। वो अपने यहाँ किसी अनजान शख्स को देख किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार थी। विंस्टन ने बताया कि वो फ्रैंकी का छोटा भाई है और उसे ढूंढने यहाँ आया है। फ्रैंकी का नाम सुनते ही वो भड़क उठी, क्योंकि उसकी वजह से उनके गन्स की डील में नुकसान हुआ था। तभी बेसमेंट में धड़ धड़ 2 गोलियां चलने की आवाज आई। विंस्टन तुरंत उसके सर पे बंदूक तान बेसमेंट में चलने के लिए फोर्स करने लगा। वो उसे नीचे ले तो गई, पर मौका पाते ही उससे बंदूक छीन ली। अब वो उनके गन पॉइंट पर था। ये फ्रैंकी को अपना भाई बता रहा है, इसके साथ क्या करना है। विंस्टन को इनके हवाले सौंप वो चली गई। माइल्स और लेमी को उसके बातों पर भरोसा नहीं होता कि वो फ्रैंकी का भाई है, क्योंकि वो तीनों वियतनाम युद्ध में एक साथ लड़ाई लड़े थे, यानी कि तीनों दोस्त मिलिट्री मैन थे। पर फ्रैंकी ने कभी भी उनके सामने अपने छोटे भाई का जिक्र नहीं किया था। तब विंस्टन उन्हें भरोसा दिलाने के लिए फ्रैंकी का असली नाम बताया। उसके आर्मी टैग पे यही नाम था, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि वो सच बोल रहा है। वियतनाम आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद उन्हें कुछ काम नहीं मिला तो तीनों दोस्त गन स्मगलिंग का बिजनेस करने लगे। एक रात गन्स की डील होने वाली थी, लेकिन फ्रैंकी वहां पहुंचा ही नहीं। बायर ने कमजोर समझ उनके सारे गन्स हथिया लिए। पैसा और माल तो गया ही गया। उस मुठभेड़ में लेमी को गोली भी लग गई, जिससे वो मरते मरते बचा। तब से ही वो फ्रैंकी से नहीं मिले। बाद में एक बायर से पता चला कि वो द कॉन्टिनेंटल होटल में सेटल हो गया है। वैसे वो वहां भी नहीं टिका। कॉन्टिनेंटल से कोई कीमती चीज लेकर गायब हुआ है। कॉन्टिनेंटल होटल के मालिक कॉर्मैक के आदमी उसे किसी भी वक्त ढूंढ कर मार सकते हैं, इसलिए उसे ढूंढने के लिए जो कुछ भी जानकारी मिले काफी होगा। जहां तक माइल्स को याद आ रहा है, वो वियतनाम वॉर के दौरान एक वियतनामी लड़की से मिला था। उसके लिए नशा वगैरह सब छोड़ दिया और उससे शादी कर ली। लेमी को वो वियतनामी लड़की कुछ दिन पहले
अल्फाबेट सिटी में दिखी थी। विंस्टन यहाँ से तुरंत अल्फाबेट सिटी के लिए रवाना हो गया। अब उसे पता था कि फ्रैंकी कहाँ पर होगा। दरअसल बचपन में अल्फाबेट सिटी का एक थिएटर उन दोनों भाइयों का पसंदीदा जगह हुआ करता था। इधर केडी हथियारों के तस्कर फ्रैंकी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर पहुंच गई। ड्रिंक लेकर पैसे चुकाने लगी तो बारटेंडर समझ गया कि ये मोहतरमा कॉन्टिनेंटल की मेंबर नहीं है। अगर होती तो उन्हें पता होता कि यहाँ किस तरह की करेंसी चलती है। एक शख्स ने इशारा किया कि उसे बातों में उलझा के रखूं। देखते ही देखते इस अनजान औरत के आने की खबर हाई कमान तक पहुंचा दी गई। केडी वहां चारों तरफ गिद्ध की तरह नजर दौड़ाए जा रही थी। यहाँ से वो रिसेप्शनिस्ट के पास होटल का एक कमरा बुक करने गई, लेकिन कोई कमरा खाली नहीं था। उसने गौर किया कि होटल के हर क्रू के पास गन था। उसे यकीन होने लगा कि मेह्यू उस दिन सच ही बोल रहा था। तभी एक शख्स ड्रिंक के लिए एक अलग तरह का कॉइन पे करते हुए दिखा। केडी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ चुकी थी कि जैसे ही उसने ड्रिंक के लिए डॉलर पे किया तभी उसका भांडा फूट चुका था। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, दुम दबाकर भाग निकली। दूसरी ओर विंस्टन चाइना टाउन के उस थिएटर में पहुंच चुका था। अंदर जाते ही अचानक थिएटर अपने आप स्टार्ट हो गया। सबसे आगे वाली सीट पे एक लंबे बालों वाला शख्स बैठा था। विंस्टन को लगा कि वो फ्रैंकी है, पर वो तो एक ट्रैप था जिसमें फंस कर वो छटपटाने लगा। फ्रैंकी की गर्लफ्रेंड येन उसे फांसी पर लटकाने ही वाली थी कि तभी फ्रैंकी सामने आता है। येन को बताता है कि ये उसका छोटा भाई है। येन हैरान रह गई क्योंकि उसने उससे अपने छोटे भाई के बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया था, न ही इस सीक्रेट जगह के बारे में किसी को पता था। वैसे तुम मेरे पीछे यहाँ क्या करने आए हो? जिसके बाद वो पूरी दास्तान बयां किया कि उसकी वजह से कॉर्मैक ने उसे लंदन से उठवा लिया। भागने का मौका मिला तो उसे भाग जाना चाहिए था। यहाँ आकर उसने गलती कर दी। अब इस ठिकाने के बारे में कॉर्मैक को पता चल चुका होगा। क्या लगता है तुम्हें उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? कुछ भी हो, विंस्टन के पास अथाह पैसा है जिससे वो कहीं बाहर देश जाकर फिर से शुरुआत कर सकते हैं। फ्रैंकी उसे कॉइन प्रेस के पास ले जाकर बताता है कि यही वो प्राचीन कॉइन प्रेस है जिसके लिए कॉर्मैक उनको मारना चाहता है। नाइल नामी ग्रुप से उसका सौदा हुआ था। वो उसे कॉइन प्रेस के बदले इतने पैसे देने वाले थे जिससे कॉर्मैक कभी भी उसको ढूंढ नहीं पाता और वो अपनी बीवी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता। पर उनके सपने धरे के धरे रह गए। नाइल ग्रुप ने ऐन वक्त पर सौदा कैंसिल कर दिया, जिस वजह से फ्रैंकी न घर का रहा न घाट का। तभी कॉर्मैक के लोग फ्रैंकी की मस्टैंग की पहचान करके थिएटर के बगल वाले बिल्डिंग को उड़ा दिए। देखते ही देखते पूरे बिल्डिंग को छाप लिए। तब तक फ्रैंकी और विंस्टन उन्हें धूर्त बनाकर यहाँ से निकल चुके थे। इस बार भी कॉर्मैक के हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसने अपने सबसे टॉप के शूटर्स को काम सौंपा, जिनका निशाना अचूक था। कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही वो हरवा हथियार लेकर निकल पड़े। दूसरी ओर डिटेक्टिव केडी अपने घर पर फ्रेश वगैरह हो रही थी कि तभी किसी के अंदर आने की आहट आई। वो मेह्यू था जो फ्रैंकी की जीवन कुंडली उसके टेबल पर रखकर चला गया था। इसमें फ्रैंकी के बचपन से लेकर कैसे वो वियतनाम में सोल्जर बना, जंग लड़ा और रिटायर होने के बाद अचानक कहीं गायब हो गया, सब जानकारी इस फाइल में मौजूद थी। उधर तीनों मदद के लिए अपने अंकल चार्ली के पास पहुंच चुके थे ताकि रातों रात इस देश को छोड़कर निकल सके। चार्ली उनको यहाँ से बाहर निकालने के बंदोबस्त में जुट गया। बातों ही बातों में विंस्टन फ्रैंकी से पूछ लिया कि क्या वजह थी कि तुम जेल से छुटने के बाद मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। दरअसल फ्रैंकी कभी नहीं चाहता था कि विंस्टन उसके जैसा गुंडा बने और उसके गलत कामों की वजह से विंस्टन की जान को कोई खतरा हो। फिर भी वो मरने के लिए यही लौट आया। इधर ये लोग चार्ली के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तब तक चार्ली का दोस्त काल पैसे की लालच में आकर इनकी मुखबिरी कर चुका था। उसे फोन पर आदेश मिले कि दोनों को मारकर कॉइन प्रेस अपने कब्जे में कर लो। उधर विंस्टन और फ्रैंकी गाड़ी में बैठे यहाँ से निकलने के लिए येन के आने का इंतजार कर रहे थे। काल पीछे से इनको मारने के फिराक में था। तभी येन ऐन वक्त पर आ गई। उसे मारते ही कॉर्मैक के गुंडे भी आ चुके थे। दोनों तरफ से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। इसी बीच फ्रैंकी जबरदस्त पेंडुलम टर्न मारा और येन सबकी खोपड़ी खोलती गई। बचते बचाते ये लोग उस बिल्डिंग तक पहुंचे जिसके टेरेस पर रॉनी उनका इंतजार कर रहा था। तभी इनकी गाड़ी पलट गई। फ्रैंकी घायल हो चुका था। उनके आते ही येन छिप गई, जबकि विंस्टन उनके गन पॉइंट पे था। जब तक कॉइन प्रेस नहीं मिल जाता वो लोग विंस्टन को नहीं मारने वाले थे। इसके सामने वाली बिल्डिंग में वो दोनों स्नाइपर ट्विंस भी आ चुके थे। तभी अचानक फ्रैंकी उठकर उन पर हमला कर दिया। इस दरमियान उसको भी एक गोली लगी। किसी तरह ये सबको निपटा कर टेरेस पर पहुंचे। इतने में येन को भी गोली लग गई। वो स्नाइपर्स पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। अगली गोली रॉनी के हाथ पर लगी, फिर भी जैसे तैसे करके वो टेक ऑफ कर गया। अब तक फ्रैंकी को एहसास हो चला था कि बिना मंत्र जाने वो सांप के बिल में हाथ डाल चुका है।
उसकी वजह से येन और विंस्टन की भी जान खतरे में पड़ गई है। वो विंस्टन से बोला कि येन का ख्याल रखना और कॉइन प्रेस लेकर नीचे कूद गया ताकि कम से कम वो दोनों सलामत रहे। अगले ही पल स्नाइपर की गोली उसकी खोपड़ी को चीरती हुई निकल गई। आखिरकार फ्रैंकी मारा गया। कुछ घंटे बाद जब कॉइन प्रेस का बॉक्स खोला गया तो अंदर का नजारा देख कॉर्मैक मरमरा के रह गया। इधर विंस्टन देश छोड़ के भागने के बजाय बदला लेने के लिए चाइना टाउन पहुंचा। उसे चाहिए थे बहुत सारे गन्स। कॉर्मैक के खिलाफ ये जंग का ऐलान था। अपने भाई की जलती चिता के सामने उसने कसम ली कि जिस होटल में कॉर्मैक की जान बसती है वो होटल उससे छीन लेगा। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो समझ आया कि कॉन्टिनेंटल पर कब्जा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पूरे न्यूयॉर्क में ऐसा कोई गिरोह नहीं था जो कॉर्मैक के खिलाफ खड़ा हो। वैसे माइल्स अपनी ही तरह कुछ ऐसे लोगों को जानता था जो कि कॉर्मैक के जेब में नहीं थे। उन्हीं में से एक थी लेडी डॉन मेजी। पिछले साल उसने माइल्स से बहुत सारे गन्स खरीदे थे। माइल्स भलीभांति उसको जानता था। उसके पास उसकी पूरी आर्मी थी। एक दूसरा था जेंकिंस जो अपने समय का जबरदस्त स्नाइपर हुआ करता था। इधर ये लोग कॉर्मैक की लंका लगाने के लिए आर्मी तैयार करने में जुटे थे तो वहीं दूसरी तरफ हाई टेबल को कॉइन प्रेस चोरी होने की भनक लग चुकी थी। हाई टेबल की एक एजुकेटर हाई टेबल का फरमान लेकर कॉर्मैक के पास पहुंची। उसका चेहरा बहुत ही घिनौना था। उसने कॉर्मैक को वार्न किया कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर कॉइन प्रेस और गद्दारों को हाई टेबल के सामने पेश नहीं किया गया तो उसे मैनेजर के पद से हटाकर बिरादरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ माइल्स उस स्नाइपर जेंकिंस से मिलकर पूरा प्लान समझाया कि वो कॉर्मैक को मारने के लिए आर्मी बना रहे हैं। अगर चाहे तो वो स्नाइपर के तौर पर उन्हें ज्वाइन कर सकता है। एक टाइम था जब जेंकिंस कॉर्मैक के बहुत करीब था। द कॉन्टिनेंटल में उसका एक रूम भी हुआ करता था, पर दोनों के बीच कुछ खटपट के चलते कॉर्मैक ने उसको बिरादरी से निकलवा दिया, जिससे उसे आगे की जिंदगी छिपकर गुजारनी पड़ी। अब उसके पास मौका है कि वो कॉर्मैक को मारकर उससे अपने अपमान का बदला पूरा करे। वहीं विंस्टन भी लेडी डॉन मेजी का पता लेकर उसके गढ़ में पहुंच चुका था, पर वहां कोई बताने को तैयार ही नहीं था कि मेजी कौन है। काफी तरकीब लगाने के बाद वो सामने आई। दोनों के बीच मीटिंग हुआ। विंस्टन ने ऑफर दिया कि वो कॉर्मैक को मारने में उसका साथ दे, बदले में उनको मुंहमांगी रकम देने को तैयार था। फिर भी मेजी ने उसका ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब तक विंस्टन का अता पता लगाते हुए बाहर कॉर्मैक के गुंडे भी आ चुके थे, पर मेजी के गुंडों ने सिचुएशन संभाल लिया था। पैसों से बात नहीं बनी तो विंस्टन उनको एक बैंक देने का ऑफर दिया। ये खाली पड़ा बैंक आखिर इनके किस काम का है? इसको लेकर विंस्टन ने कुछ तो जबरदस्त प्लान बनाया था, जिस वजह से मेजी उसका साथ देने के लिए मान गई। रात को सभी धुरंधर इकट्ठा हुए, मगर किसी के पास कॉन्टिनेंटल के अंदर घुसने का कोई तरकीब नहीं था। इतने में येन एक नक्शा लेकर आई जो कि फ्रैंकी ने बनाया था। इस नक्शे के अंदर कॉन्टिनेंटल की सारी जानकारी मौजूद थी। चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, जब तक ये होटल के रेड लाइट का कोई तोड़ नहीं निकाल लेते तब तक सारी प्लानिंग बेकार है। कॉर्मैक जैसे ही रेड लाइट का बटन दबाएगा, होटल के अंदर कत्ल करने की इजाजत मिल जाएगी। सब अलर्ट हो जाएंगे। अंदर आधुनिक हथियारों से लैश आर्मरी भी है। समय रहते जो सबसे पहले आर्मरी पर कब्जा करेगा उसी का पलड़ा भारी होगा। अगर कोई अंदर का आदमी इनका साथ दे तभी जाकर बात बन सकती थी। ये दूरबीन से होटल पर नजर बनाए हुए थे, तभी टेरेस पर कॉर्मैक का असिस्टेंट चैरन दिखा। इनके प्लान के लिए वो परफेक्ट बंदा था। ये है उसका दोस्त रेक्स, जो कि कॉर्मैक के लिए इंस्ट्रूमेंट बजाता है। हाल ही में उसे कहीं और से नौकरी का ऑफर मिला है। वो अपने साथ साथ चैरन को भी ले जाना चाहता है, लेकिन चैरन कॉर्मैक का वफादार था, इसलिए उन्हें छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन वो होटल से जैसे ही बाहर निकला, ये उसी के ताक में बैठे थे। जिस बस में वो बैठा उसे उसी बस के साथ उठवा लिए। बच्चा सा था, अंदर से काफी डरा हुआ था कि वे लोग उसे आज मार डालेंगे। विंस्टन ने आश्वासन दिया कि वो उससे सिर्फ बात करने आए हैं। असल में वो जिस आदमी का साथ दे रहा है वो वैसा नहीं जैसा वो सोच रहा है। किसी जमाने में विंस्टन और फ्रैंकी भी उसके लिए काम करते थे, मगर समय आने पर उसने उनको धोखा दिया। वो सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचता है। तुम्हें भी अपना पालतू बनाकर रखा है ताकि समय आने पर हलाल कर सके। विंस्टन उसे जितना हो सकता था बहकाया, साथ ही साथ उसे अपना प्लान भी साझा किया। चैरन बड़ी असमंजस में था कि क्या किया जाए। उधर रेक्स कॉर्मैक को बताने पहुंचा कि वो नौकरी छोड़ रहा है, आगे और पढ़ना चाहता है। कॉर्मैक भी उसके लिए खुश थे, मगर जैसे ही उसने बताया कि वो चैरन को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर उसने जाने से मना कर दिया, तो वो सन्न रह गए। अगले ही पल रेक्स को गोल्फ स्टिक से पीट पीट कर मार डाले। तब तक चैरन भी लौट आया था। अपने दोस्त की हालत देख अभी कुछ कहता, कॉर्मैक ने खुद ही बता दिया कि सबसे बेसकीमती चीज चुराना चाहता था, मतलब तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता था।
कहीं ना कहीं चैरन को लगने लगा कि विंस्टन सही था। जैसा उसने बताया, ये आदमी उसी तरह का सनकी है, क्या पता एक दिन वो भी उसके सनक का शिकार हो जाए। फिर भी उसने कॉर्मैक को बता दिया कि विंस्टन उन्हें मारने के लिए एक टीम बना रहा है। उसने चैरन को भी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, मगर उसने मना कर दिया। कॉर्मैक को उससे यही उम्मीद थी। उधर डिटेक्टिव केडी सूंघते सूंघते लू के घर तक जा पहुंची थी। पहले फ्रैंकी को ढूंढती फिरती थी, अब उसे विंस्टन की तलाश है। पता नहीं उसे उन दोनों भाइयों से क्या रंजिश थी। उसके जाने के बाद लू तुरंत विंस्टन को बताने उसके होटल रूम में पहुंची कि 2 पुलिस वाले विंस्टन के पीछे पड़े हैं और परेशान लू को कर रहे हैं। असल में विंस्टन को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ लू ही नहीं, तलवार तो उन सबके ही गर्दन पर लटकी है। इतने में कॉर्मैक के बंदे भी आ धमके। गोलीबारी में एक गोली लू को छू कर निकल गई। किसी तरह विंस्टन वहां से भाग निकला। बाहर एक लड़की मिली जो एक टक से उसे घूरे जा रही थी। जैसे ही उसने विंस्टन का नाम लिया, वो ठहर गया। मतलब विंस्टन कैसा दिखता है उसे पता नहीं था। बस अंधेरे में तीर चलाई और निशाना सही जगह पर लग गया। इतने में सामने से गोली चलने लगी। जवाब में केडी ने भी शूट किया। सामने वाला मारा गया, जबकि केडी भी घायल हो गई। विंस्टन भी पकड़ा गया। तब तक हॉर्न बजाते हुए पुलिस भी आ चुकी थी। वो मेह्यू था जो केडी को बार बार इस रास्ते पर चलने से रोक रहा था, मगर अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने से पहले वो रुकने नहीं वाली थी। इधर सभी धुरंधर मिलकर डिंगे हाँकने में लगे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। पता चला कि इनका कप्तान ही पकड़ा गया। केडी फिर से कॉन्टिनेंटल पहुंची। इस बार उसके पास कॉइन था जिससे उसने एक कमरा बुक किया। वही विंस्टन से कॉइन पेस के बारे में पूछताछ शुरू हो चुका था। ये उसे होटल से नीचे लटकाते तभी स्नाइपर ने अपना काम शुरू कर दिया। इनके प्लान का फेस 1 स्टार्ट हो चुका था। कॉर्मैक भागकर बटन दबाया, मगर रेड लाइट स्टार्ट ही नहीं हुआ। वहां से उसकी गन भी गायब थी। पता चला कि चैरन पार्टी बदल चुका था। ये उसे गन पॉइंट पर लेकर आर्मरी की चाबी मांगने लगे। चाबी कॉर्मैक के गले में ही थी, पर उसे पता था कि उसके चेले में इतना दम नहीं कि वो उस पर गोली चलाए। तुरंत चाबी लेकर भाग गया। इनका फेस 1 फेल हो चुका था। तुरंत ही फेस 2 शुरू किए। इनके 2 लोग बाहर थे। रॉनी होटल के कैमरे वगैरह हैक करने में लगा था। अभी कुछ को ही निपटाए होंगे। इतने में रेड लाइट एक्टिव हो गया। अलाउंस होने लगा कि घुसपैठिए घुस आए हैं। फिर क्या था, जो जहां थे वहीं से हथियार उठाए और उनको दबोचने चल दिए। होटल के हर कमरे वगैरह में एनिमीज के फोटोज सेंड कर दिए गए। इसे रोकने का जिम्मा लेमी के ऊपर था, पर वो निकम्मा कम्युनिकेशन रूम में लेट पहुंचा। अब तक तो उनमें से कुछ की पर्ची कातिलों में बढ़ चुकी थी। फिर भी जैसे तैसे करके उसने वहां कब्जा कर लिया। इधर रॉनी होटल के अंदर के कैमरे वगैरह हैक करने में लगा था, तो वही येन उन दोनों जुड़वाओं के फिराक में थी जिन्होंने फ्रैंकी को मारा था। चैरन विंस्टन को लेकर आर्मरी पहुंचा। उन्हें लग रहा था कि कॉर्मैक उसी के अंदर होगा। तभी अचानक कॉर्मैक के आदमी आ धमके। विंस्टन और चैरन के पास सरेंडर करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। मामला कॉर्मैक के हाथों में आ चुका था। इससे पहले कि वो चैरन को मारता, उसे जानना था कि उसने उसके साथ गद्दारी क्यों की। चैरन ने बताया कि ये सब उसके दोस्त के लिए है, उन्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। तभी विंस्टन के एक इशारे पे बंदूक कॉर्मैक के ऊपर तन गई। पता चला कि इनमें से आधे से ज्यादा लोग मेजी के थे। उनका पल्लड़ा भारी था, इसलिए कॉर्मैक के सामने आर्मरी खोलने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। उसने कायदे से लॉकर में चाबी डाला और तोड़कर चेंजर ऑफ कर दिया, कोई बच के जाने ना पाए। भाई साहब, सिर्फ गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। कौन किसको मार रहा है ये पता नहीं चल रहा था। चंद सेकंड में ही मामला शांत भी हो गया। चैरन ने पावर ऑन किया, तब तक तो सब ढेर हो चुके थे। विंस्टन बच चुका था, कॉर्मैक भाग चुका था और गुस्से में अपने ही लोगों को मारता जा रहा था। गुप्त लिफ्ट के जरिए वो सबसे निचले मंजिल पर पहुंचा जहां पर ऑपरेशन रूम था। वहीं से उसने विंस्टन के मंडली पर 11 मिलियन और जो विंस्टन के सर को लाएगा उसके लिए $2 मिलियन के इनाम की घोषणा किया, जिसे सुन कातिलों के हौसले और बुलंद हो गए। मेजी की आर्मी और होटल के कातिलों में घमासान युद्ध के बीच दोनों तरफ से लाशें बिछती जा रही थी। इधर माइल्स भी बार में फंस चुका था। निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। तभी लेमी अपना अगला प्रोग्राम स्टार्ट किया। मेल भेजने वाले ट्यूब के जरिए बार में ग्रेनेड भेज दिया। ग्रेनेड फटते ही एक का भरता बन गया। माइल्स भी उस ग्रेनेड के चपेट आ चुका था। इधर ये बाल की दुकान अपने साथी के बॉडी से ग्रेनेड लिया और कम्युनिकेशन रूम में सेंड कर दिया। लेमी मारा गया। आक्रोश में आकर माइल्स उस पर टूट पड़ा। तब तक लू भी आ चुकी थी। दोनों मिलकर उसे मार डाले। उधर येन भी फ्रैंकी के शूटर के पीछे पड़ चुकी थी। काफी मशक्कत करने के बाद अंत में येन ने उसको मार ही डाला। ये सारे नजारे कॉर्मैक ऑपरेशन रूम से देख रहा था। वही विंस्टन केडी के हत्थे चढ़ चुका था। उसे एकांत में ले जाकर याद दिलाई कि वो वही छोटी बच्ची है जिसके भाई समेत पूरे परिवार को फ्रैंकी ने जलाकर मार डाला था। बदकिस्मती से केडी बच गई। आग फ्रैंकी ने नहीं विंस्टन ने लगाया था, जिसका उसे आज भी मलाल है। उन्हें
बताया गया था कि वो अपार्टमेंट खाली है। कॉर्मैक ने उन्हें फंसाया। जैसे ही केडी जेंकिंस के स्कोप में आई, उसने शूट कर दिया। विंस्टन को भागने का मौका मिल गया, पर जाते जाते वादा किया कि उसके लिए वो लौट कर आएगा। इसके बाद ये मेल के जरिए हर रूम, हर एरिया में धमाका शुरू कर दिए। कॉर्मैक अपना सब कुछ तबाह होते देख मन बना लिया कि वो अपने साथ साथ सबको ले डूबेगा। ऑपरेशन डेड हैंड अप्लाई करने का समय आ चुका है। इसके लिए ऑपरेटर की सहमति भी जरूरी थी, पर वो मान ही नहीं रहा था। इसलिए कॉर्मैक ने उसे भी मार डाला। बदकिस्मती से इसी टाइम हाई टेबल के एजुकेटर का फोन आ गया। उसे ऑपरेटर से बात करनी थी, होटल के अंदर का मामला जानना था। कॉर्मैक को फोन पर सुन वो सब कुछ समझ गई कि मामला हाथ से निकल चुका है। इसके बाद कॉर्मैक ऑपरेशन डेड हैंड शुरू किया। बिल्डिंग हर तरफ से सील हो गई। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था। सिर्फ 9 मिनट के अंदर ये पूरा होटल धराशायी हो जाएगा। काफी दिमाग चलाने के बाद चैरन को याद आया कि किचन के अंदर भी एक छोटा सा लिफ्ट है, शायद वो ऑपरेशन रूम तक जाता हो। फौरन वहां पहुंचे, तब तक कॉर्मैक निकल चुका था। इधर उधर नजर दौड़ाए तो एक कचरा फेंकने वाला डक्ट दिखा। ये रास्ता विंस्टन को रेलवे लाइन तक ले आया। कॉर्मैक वहीं पर था। देखते ही देखते दोनों में भिड़ंत हो गई। साथ ही साथ उसने बकना शुरू किया कि तुम दोनों भाइयों को मैंने ही बिगाड़ा। मैं जानता था कि उस अपार्टमेंट में एक फैमिली है। असल में वो उनके मुंह खून लगाना चाहता था। नादान लड़कों को फौजी बनाने का ये उसका अपना तरीका था। उसकी सारी बातें पीछे से केडी सुन रही थी। उसके परिवार का कातिल उसके सामने था। अगले ही पल उसने कॉर्मैक को मार डाला, जबकि विंस्टन को माफ कर दिया क्योंकि तब वो बच्चा था। उसे तो पता भी नहीं था कि उस घर के अंदर कोई फैमिली थी। इतने में कॉर्मैक की ट्रेन भी आ गई, जिसके लिए वो यहाँ आया था। विंस्टन अकेले भागने के बजाय दिमाग दौड़ाया और होटल को तबाह होने से बचा लिया। इसके लिए उसने कॉर्मैक के हाथ को पटरी पर रखकर काट लाया था। होटल पर कब्जा करने के कुछ घंटे बाद हाई टेबल की एजुकेटर आ धमकी। होटल पर इंटररेग्नम लागू कर दिया गया जब तक कि हाई टेबल का फरमान नहीं आ जाता। इंटररेग्नम लागू तब किया जाता है जब सिंहासन खाली हो। मतलब इतना मगजमारी करने के बाद भी वो विंस्टन को यहाँ का मैनेजर नहीं मान रही थी। पर विंस्टन ने इस होटल पर कब्जा कैसे किया, इसे जानने में उनको काफी दिलचस्पी थी। तो बात ऐसी है कि फ्रैंकी ने मरने से पहले कॉइन प्रेस गायब कर दिया था। पता चलते ही विंस्टन उस पुराने एम्बेसडर को चेक करने पहुंचा जो बचपन में उनका घर हुआ करता था। फ्रैंकी ने कॉइन प्रेस वहीं पर छिपा रखा था। कॉइन प्रेस मिलने के बाद मेजी के साथ मिलकर प्लान बनाया। उसी प्रेस से बहुत सारे कॉइन्स बनाए, जिसके जरिए मेजी की आर्मी होटल में बिना किसी लफड़े के इंटर हो पाई। तो ये था उनका मास्टर प्लान। अगले ही पल उसने एजुकेटर को भी मार डाला। अब बात होगी तो सीधे हाई टेबल से। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंडरवर्ल्ड में विंस्टन स्कॉट के राइजिंग की। अगर ठीक लगा हो तो एक लाइक करते जाइएगा।